और अब हमारे साथ हैं सभासद अनुज वशिष्ठ। अनुभव बहुत ज़्यादा हो चुका है, उम्र कम है, लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के काम को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे, वो नए नगरायुक्त संतोष गंगवार के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे शहर के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हमने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था अनुज से कि उनके सुर विपक्ष जैसे नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मेरी 3 पीढ़ियां आरएसएस में, और आरएसएस पद और पार्टी से ऊपर जन सेवा का आह्वान लेकर अपने जीवन की आहुति तक दे देते हैं। ऐसे में जब ट्रिपल इंजन सरकार है तो नगर निगम प्रभावी रूप से क्यों नहीं काम कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, आप देखिए ये दिलचस्प बातचीत हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल पर। त्योहार आते ही हलचल मच जाती है, और हलचल इसलिए मचती है कि नगर निगम शहर को साफ करने की एक कोशिश करता है। हाँ, स्वच्छ मेरठ, स्मार्ट मेरठ के नारे आप सबके सामने हैं। अगर वो नारे वाकई सही हैं तो फिर इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो नारे किस तरीके से हवाओं में तैरते हैं, बोर्ड की बैठकों में आकर उछलते हैं और फिर बोर्ड की बैठक ख़त्म होने के बाद दम तोड़ जाते हैं, तो उन नारों की बात ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि त्योहारों पर, और इतने बड़े त्योहारों पर भी शहर अंधेरे में डूबे, कूड़े के पहाड़ों की बदबू गांव और आसपास के इलाकों को डिस्टर्ब करे, और भूमि पूजन के बावजूद भी मेरठ को राहत ना मिले, तो इस दिवाली पर, दशहरे के बाद एक बड़ी समस्या पर नज़र डालते हैं। अनुज वशिष्ठ के साथ सेकंड टर्म है, यंग है, और इस बार बोर्ड बैठक में उन्होंने जिस तरीके से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के मैनेजमेंट से लेकर शहर को रोशन करने वाली लाइट्स का पर्दाफाश किया है, उसको देखते हुए बार बार उस समय के नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा और मेयर हरिकांत एलुवालिया को माइक संभालना पड़ रहा था। आपकी समस्याओं को दिवाली से पहले आपके सामने रख रहे हैं, और आप ही के बीच के एक सदस्य के साथ जिनका नाम है अनुज वशिष्ठ। अनुज, स्वागत है आपका सिटी हलचल पर। नमस्कार। दिवाली है और दिवाली के टाइम में शहर में जगमगाहट होनी चाहिए थी, लेकिन नगर निगम के प्रयास नाकाफी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दिवाली का त्यौहार है, और दीपावली का त्यौहार जो होता है वो दीपों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार होता है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि नगर निगम मेरठ पिछले 2 साल से इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया है। शहर दिन पे दिन शहर में अंधेरा होता जा रहा है, लाइटें ख़राब होती जा रही हैं, लाइटें चोरी होती जा रही हैं। जिस कंपनी से नगर निगम मेरठ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। उनकी पेमेंट ना मिलने की वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लाइटें गायब हो रही हैं वो उनको उतार कर ले जा रहे हैं। अनेकों बार बोर्ड की बैठकों में भी नगर आयुक्त साहब को भी, माननीय महापौर जी को भी अवगत कराया कि लाइटों की बहुत बड़ी समस्या है। लास्ट बोर्ड की बैठक 9 सितंबर 2024 को CCH यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में हुई थी। उसमें भी इस मुद्दे को बड़ा जोश से और सभी पार्षदों ने एकजुट होकर उठाया था, और ये तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम जल्द ही टेंडर करने जा रहे हैं, और टेंडर करते के साथ ही हम सभी वार्डों में लाइट उपलब्ध करा देंगे दीपावली से पहले। जहाँ तक कि दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है, लगभग 3-4 दिन बाद से धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये त्यौहार आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि शहर में ये लाइट उपलब्ध करा पाएंगे या दुरुस्त करा पाएंगे व्यवस्था को। जो ये समस्या है बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पे सख्त कार्रवाई या तो नगर आयुक्त को करनी चाहिए, या माननीय महापौर जी को उन पे करनी चाहिए नगर निगम पे, या मंत्रालय से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और तत्काल इतने बड़े शहर, इतने बड़े त्यौहार के उस उपलक्ष्य में जो है लाइटों की व्यवस्था करानी चाहिए। कारण क्या है? कारण कुछ निगम की समस्याएं हैं। निगम के पास फंड नहीं है, ऐसा निगम कहता है। जो EESL कंपनी है उनका कहना यह है कि हमारा 37 करोड़ रुपए का बकाया है,
निगम कहता है कि 22 करोड़ रुपए का बकाया है। बकाया 22 करोड़ का हो या 37 करोड़ का, उससे आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो विभागीय मामला है। शहर की जनता को लाइट मिलनी चाहिए। आए दिन अब आगे आने वाला समय सर्दियों का है, इसमें रात में घटनाएं बढ़ती हैं। अगर किसी क्षेत्र में अंधेरा होता है तो जो गंदे एलिमेंट्स होते हैं वो लोग सतर्क हो जाते हैं। चोरी वोरी इस तरीके की घटनाएं, लूटपाट या महिलाओं के साथ बदतमीजी, इस तरीके की घटनाएं अंधेरे के कारण ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सवाल नंबर 2, सफाई। अगर हम गावड़ी कूड़ा प्लांट की बात करें, लोहिया कूड़ा प्लांट की बात करें या अमर उजाला के सामने वाले डंपिंग ग्राउंड की बात करें, तो वहाँ पर जो कूड़ा जलाया जा रहा है वो एनजीटी के पॉल्यूशन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन शहर के अंदर का कूड़ा सही नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से कैसे निजात मिलेगी? नहीं, ये शहर का कूड़े का ही इकट्ठा करके वहाँ ले जाते हैं, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हम रोज़ 1100 मैट्रिक टन, 1000 मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा करते हैं। ये गलत है। मेरे हिसाब से ये 1400-1500 मैट्रिक टन कूड़ा डेली का शहर से निकलता है। ये भले ही उठा के 1800-900 मैट्रिक टन ले जाते हो, इन तीनों डंपिंग ग्राउंड पर जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है ये वाकई ही शहर के लिए अभिशाप है और बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पे तत्काल मैं कहता हूँ, मेरा एक सुझाव है नगर निगम को, जो कूड़ा आपका इकट्ठा हो गया है, जो पहाड़ आपके इकट्ठे हो गए हैं, अभी आप उनकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डेली का रोज आने का कूड़ा आपके पास आ रहा है, कम से कम आप उसकी तो प्लानिंग कर सकते हैं, आप उसको तो निस्तारण कर सकते हैं। उस कूड़े को जैसे भी आपको सेपरेटर लगाकर या कुछ भी करके उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन नगर निगम मेरठ की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। उनकी मानसिकता ये है कि हमारी तिजोरी कैसे भरे, और लोग परेशान होते हैं, होने दीजिए, लोगों को समस्या होती है, होने दीजिए। अब आप अगर लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड की बात करें, नगर निगम मेरठ के पास वहाँ कुछ ही ज़मीन है जिस पे उन्होंने अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रखा है। बाकी जितनी ज़मीन है वो सारी एमडीए के, जिस पे कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। और अभी मैंने 2 दिन पहले देखा है, जो एमडीए की डाबर की काली सड़क बनी हुई है, अच्छी खासी काली सड़क बनी हुई है, उस सारी को बंद कर दिया कूड़ा डाल डाल कर। एमडीए विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ निगम तो चाहता ही है कि उस पर कार्रवाई ना हो। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख रुपए मासिक नगर निगम मेरठ लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड के ठेकेदार को भुगतान कर रहा है। और सिर्फ इस चीज़ का भुगतान है कि वो वहाँ से कूड़े का निस्तारण करे। मैं अनेकों बार उस रोड से गया हूँ और मैंने अनेकों बार देखा है कि वहाँ कभी भी प्लांट वर्किंग मोड में नहीं रहता है। अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कागज में वो 22 घंटे प्लांट चल रहा है। यदि 22 घंटे प्लांट चल रहा होता तो कभी इतना कूड़े का पहाड़ नहीं लगता। आज इस प्लांट को लगे हुए लगभग 4-4.5 साल हो गए। 4.5 साल में मेरे ख्याल से 4 टन कूड़ा भी यहाँ से नहीं निकला होगा। तो मैं चाहूँगा, नगर आयुक्त नए आए हैं, इनका ध्यान इस पे केंद्रित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये तत्काल इस समस्या को देखें। ये एक आने वाले समय के लिए नासूर बन जाएगा मेरठ शहर के लिए। मेरठ शहर की एंट्रेंस, जैसे कि आपने अभी बताया, अमर उजाला के सामने, वो भी दिल्ली से आने वाली एक एंट्रेंस है। ये लोहिया नगर का जो कूड़ा प्लांट है, ये भी हापुड़ से एंट्रेंस है, और इसे वीवीआईपी रोड माना जाता है। कारण कभी राज्यपाल को आना है, कभी किसी मंत्री को आना है, माननीय मुख्यमंत्री को आना है, बाय रोड आना होता है, तो वो इसी रोड से आते हैं। ये एक वीवीआईपी है। या शहर में कोई भी बाहर से, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं करता, या शहर में कोई भी कहीं से भी आए, बाहर से आए, तो उसका वेलकम जो है, स्वागत जो है, वो इस कूड़े के ढेर से शहर में होता है। तो इस कूड़े को ढेर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका निस्तारण करना चाहिए। जी हाँ, आपने एक अच्छी बात करी कि 20-22 घंटे वहाँ पे मशीनें चलती हैं, लेकिन हमने तो जब भी देखा है मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ खड़ी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेंटेनेंस सिर्फ कागजों में चल रही है 22 घंटे की। जो इनका अनुबंध हुआ था उसमें 22 घंटे का अनुबंध हुआ था। 22 घंटे ठेकेदार मशीन चलाएगा। बेसिकली उन्होंने, आप कभी जाके देखेंगे तो उन्होंने बाहर लिख रखा है कूड़ा निस्तारण प्लांट नगर निगम मेरठ, जबकि वो प्लांट निस्तारण प्लांट नहीं है। वो मशीन जो लगी है वो कूड़ा निस्तारण की मशीन नहीं लगी हुई है। वो मशीन
कूड़ा सेपरेशन की है, कूड़े को अलग अलग श्रेणी के कूड़े को अलग अलग वो बांटती है। और ठेकेदार का काम यही कि उस कूड़े को, जिसमें जैसे कूड़ा आया, हमारे डोर टू डोर गाड़ी में कूड़ा आता है, उसमें गीला भी है, सूखा भी है, पन्नी भी है, प्लास्टिक भी है, कांच भी है, ईंट रोड़े भी हैं, तो वो सेपरेशन मशीन में जाता है और वो ईंट ईंट की जगह चली जाती है, प्लास्टिक प्लास्टिक की जगह चली जाती है, खाद खाद की जगह, मिट्टी मिट्टी की जगह, वो उसी अनुसार वो बिकता है। जो कि ना तो वो सेपरेशन मशीन चलती है, जब सेपरेशन मशीन नहीं चलती तो कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, कूड़ा इकट्ठा होता है तो इसलिए कुछ बिकता नहीं है। जबकि ये सारी इनकम नगर निगम की थी, ये सारी आय नगर निगम की थी, जो वहाँ से कूड़ा बिकना था उसको जो आय जनरेट होनी थी वो नगर निगम मेरठ को मिलनी थी। उस पर कभी नगर निगम के अधिकारियों की आंखें नहीं पड़ी कि हमारी आय क्यों नहीं बढ़ रही है, हम आय क्यों नहीं बढ़ा। बराबर का ही शहर है गाजियाबाद, लगभग ऐसा ही शहर है मेरठ जैसा, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उसकी आय देखिए कितनी आय है उसकी अपनी खुद की, नगर निगम गाजियाबाद की। हमारी आय सिर्फ एक हाउस टैक्स पे हम आधारित हैं कि हाउस टैक्स की 50 करोड़ 55 करोड़ 60 करोड़ की, बाकी हम शासन से झोली फैला के पैसा मांगते रहते हैं, शासन हमें देता रहता है और हम काम कराते रहते हैं, हमारी सैलरीज उससे जाती रहती है नगर निगम की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे क्या किस सोर्सेज से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो इनकम जनरेट करनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी अगर प्लानिंग के साथ करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ 200 से 250 करोड़ रुपए की आमदनी मासिक सालाना कर सकते हैं। जी हाँ, दिवाली है तो अच्छी बातें भी करनी ज़रूरी है, उम्मीद भी जगानी ज़रूरी है, आशा भी बनानी ज़रूरी है, लेकिन आपके नौचंदी ग्राउंड में पहुंचते ही एक नया डंपिंग ग्राउंड तैयार हो गया। नौचंदी जो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की शान है, उसमें कूड़े का ढेर, कूड़े का सेपरेशन प्लांट चल रहा है, घुसते ही बुरा हाल लगता है। तिरंगा गेट के आसपास का क्षेत्र है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि नौचंदी संपूर्ण भारत की एक, मेरठ की पहचान है कि मेरठ में एक नौचंदी लगती है। लेकिन नौचंदी जब लगती है बस तभी उस नौचंदी ग्राउंड की नगर निगम को या जिला पंचायत को चिंता होती है, याद आता है, बाकी उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। सेपरेशन जो लगाया है वहाँ पर, वो बनाया नगर निगम ने, लेकिन बना के दिया बीवीजी कंपनी को है। वही खेल हो रहा है जो आपका लोहिया नगर में आने वाले समय में पहाड़ बन जाएगा वहाँ पर। पहाड़ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वहाँ अभी तो ये हो रहा है कि वहाँ पर कुछ कबाड़ी लोग टाइप्स जो हैं उन्होंने वो एक्वायर कर रखा है, वहाँ से वो कूड़ा अपना बिनवाते हैं और वो निकाल के ले जाते हैं, जबकि वो भी नगर निगम का कूड़ा, आय वाला कूड़ा है। मैं कहता हूँ करो, अगर आपको करना है, निस्तारण आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप थर्ड पार्टी एजेंसी को दे दो कि भाई आप हमारे को मासिक 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप हमारे को दो, कूड़ा बेचो, जो करना आपको करो, हमें को यहाँ कूड़ा नहीं चाहिए। लेकिन नहीं है, सोच नहीं है, प्लानिंग। बोर्ड की बैठक में पास नहीं हो पाता ना अनुज। नहीं, बोर्ड की बैठक में कभी कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर ही नहीं आते ना, अपने हित के प्रस्ताव आते हैं, समाज के हित के, शहर की जनता के हित के कभी भी कोई ये प्रोजेक्ट लेकर ही नहीं आते। अब नगर आयुक्त बोलने नहीं देते और नगर आयुक्त महापौर भी नहीं बोलने देते, बीच में रोक लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो रोक लेते हैं। कई बार नगर आयुक्त को देखा गया है अपने अधिकारी को बचाने के लिए। अभी आपने पिछली बोर्ड की बैठक में, आखिरी बोर्ड की बैठक में देखा भी होगा, कुछ मैंने सवाल किए थे, अपर नगर आयुक्त साहब से किए थे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी से किए थे। जब उन्हें लगा कि उनके पास जवाब नहीं है तो माने नगर आयुक्त स्वयं माइक काबू में लेते हैं और वो खुद उनके जवाब देते हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी फिर इस तरीके से जवाब देता और फिर हमारे माननीय महापौर जी उसको थोड़ा सा कहते हैं तो हमारे को खुद लगता है कि नहीं यार, अब चुप होना पड़ता है, चुप हो जाना भी चाहिए, तो हम चुप हो जाते हैं। जी अनुज, एक बात बताइए, वहाँ पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का मुद्दा इतना गरमाया, फिर एकदम ठंडा पड़ गया। जब वो अधिकारी सक्षम नहीं है फिर उसे क्यों ढोया जा रहा है? देखिए, ये आप ही लोगों के बीच की बात बता रहा हूँ मैं, मेरी तरफ की उपज नहीं है। नहीं, ये देखिए, घर में अगर 10 सदस्य होते हैं या 5 सदस्य होते हैं तो उनकी भी राय एक जैसी नहीं होती है। मेरी ये तो सबकी राय है क्या इस नहीं, मामले में? तो मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत ना तो किसी पे प्रहार होता है और ना ही मैं किसी को व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे 7 साल के कार्यकाल में ये दूसरे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, एक तीसरे भी थे, पहले वो उनका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा, वो रिटायर हो गए थे, डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी रहे और डॉक्टर हरपाल सिंह जी रहे। मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं और मैं इस कंपैरिजन के माध्यम से आपको बताता हूं कि क्या सही है, इसमें क्या गलत है। देखिए, गजेंद्र जी अपने एसी कमरे में बैठे रहते थे और वो वहीं से ऑपरेशंस अपने करते थे।
और हरपाल जी को मैंने अक्सर फील्ड में देखा है, किसी न किसी वार्ड में वो सुबह घंटे 2 घंटे अपना प्लानिंग करके जाते हैं। ये बात ठीक है कि जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनको नगर स्वास्थ्य अधिकारी का चार्ज नहीं मिलना चाहिए था, ना देना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों में भी खींचतान रहती है, जैसे नेताओं में खींचतान रहती है ऐसे अधिकारियों में भी रहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, राजनीति रहती है। तो डॉक्टर गजेंद्र राजनीति के शिकार हुए और डॉक्टर हरपाल को दिया गया। शुरुआत में उन्होंने बहुत मेहनत करी, मेहनत वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं आज पार्षद हूँ, मेरे पास लगभग 30,000 की आबादी का क्षेत्र है मेरा। मैं किसी के लिए कितना ही कर लूँ, अगर अपने हाथ से भी जाके उसके घर की सफाई कर आऊँगा तो भी उसमें कमी निकलेगी। तो आप संतोष सबको नहीं कर सकते, ये पोस्ट ही ऐसी है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, एक तरफ से नहीं आ रही, चारों तरफ से मुद्दा है ये मुद्दा बन चुका है। कई सारे कारण है, चलिए, कई सारे चलिए, कारण है। मैं आपको नहीं डालता, बस मैं अब अंतिम सवाल पर आता हूं। अंतिम सवाल ये है, अनुज वशिष्ठ का सुर विपक्ष के सभासदों जैसा क्यों है? नहीं, मेरा स्वर कुछ विपक्ष के पार्षदों जैसा सारी नहीं। शिकायतें ही शिकायतें, नहीं, महापौर आपका, सरकार आपकी, सबसे ज्यादा सभासद आपके, लेकिन सुर जो है वो सुर विपक्ष वाला। नहीं, स्वर मेरा जो है विपक्ष वाला नहीं है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी अपने आप में क्षमता रखता हूँ, मैं सही को सही कहने की क्षमता रखता हूँ, गलत को गलत कहने की क्षमता रखता हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो। मैंने अपने घर में देखा है, सीखा है, बचपन से राजनीति में अपने घर में देखता हुआ आ रहा हूँ और वहाँ देखा है कि अगर आप किसी सही काम के लिए खड़े हैं तो आप सही काम के लिए खड़े हैं, फिर आपको इफन बट नहीं करना उसमें, और अगर गलत है तो आपको खड़ा नहीं होना। वही मेरी नेचर है। मेरे को जब जनता ने चुन के भेजा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, करनी चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी से ये पद लिया था, मुझे किसी ने आके दिया नहीं था, मैंने खुद मांगा था, मुझे ईश्वर ने दिया, मेरे को मेरी पार्टी ने दिया। तो मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ना पार्टी के विरोध में मेरा स्वर है कोई। ये बात ठीक है कि हमारे माननीय महापौर जी हमारे पार्टी के माननीय महापौर हैं, वो भी बहुत डायनेमिक आदमी है, काम करने की इच्छा शक्ति उनकी भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ें हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होती हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो माननीय महापौर जी के हाथ में नहीं है, वो नगर आयुक्त के पास ही है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे को सफ़र करना पड़ता है। जी हाँ, दिवाली का मौका है, आशा के साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात है जो अनुज की बातों से हमारे सामने निकल कर आया है, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जी हाँ, काम किस वजह से नहीं हो रहा है ये सब जान रहे हैं, और उन वजहों पर दिवाली के बाद हम ज़रूर आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे, और इतने सक्षम महापौर के साथ भी, ट्रिपल इंजन सरकार के साथ भी मेरठ की सफाई व्यवस्था हर चौपले पर दम तोड़ती हुई नजर आएगी। तो फिर सवाल बनता है कि मेरठ स्मार्ट कब होगा? जी हाँ, आपके बीच में आएंगे यही जानने के लिए, अपने सहयोगी संजय और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल।